हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे पहले ही एएफएचक्यू में एलडीसी की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे पोस्ट कर रखी है। उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव होते हैं कि सर एएफएचक्यू डिपार्टमेंट में एलडीसी या फिर जेजे की पोस्ट किस प्रकार की होती है, उसके प्रमोशन एस्पेक्ट कैसे हैं। आप एक वापस से एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएफएचक्यू डिपार्टमेंट में एलडीसी की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे सीएचएसएल कैंडिडेट्स के लिए इस डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। कैंडिडेट्स के द्वारा ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है जो वो प्रेफर करना चाहते हैं। और ऐसा क्या है इस डिपार्टमेंट में और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट किसी भी डिपार्टमेंट को प्रेफर करता है तो जॉब लोकेशन बहुत मैटर करता है उस कैंडिडेट के लिए कि जब उनकी जॉब लगेगी उसके बाद में कहाँ उन्हें पोस्ट किया जाएगा के बेसिस पे, क्योंकि आपको पूरी लाइफ किसी डिपार्टमेंट में गुजारनी है। ऑलमोस्ट 60 में आप रिटायर होंगे तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। तो जॉब लोकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप एएफएचक्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो पूरी लाइफ आपकी जॉब है वो दिल्ली में रहने वाली है, क्योंकि आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर दिल्ली में सिचुएटेड है। दिल्ली में ही आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे, नॉर्थ ब्लॉक से साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक, वहीं पे आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे, वहीं पे सेक्शन वगैरह चेंज होते रहेंगे। बट पूरी आपकी जो सर्विस है वो दिल्ली में निकलने वाली है। अगर आप खुद से डेप्यूटेशन वगैरह पे किसी और डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं करते कुछ समय के लिए, तो आपको कभी भी दिल्ली से बाहर जॉब करने के लिए इस डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा। तो जॉब लोकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसकी वजह से कैंडिडेट इस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं एक बार जॉब प्रोफाइल के बारे में कि अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल किस तरीके की रहने वाली है, वहाँ पे आपको क्या क्या काम करने को मिलेंगे और कितना वर्कलोड आप पे रहेगा। साथ में ही हम डिस्कस करेंगे कि इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद आप अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती हैं। क्या क्या प्रोसेस होती है वो सारी चीज़ें हम बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। पर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेंगे, आपको एक सेक्शन एलोकेट कर दिया जाएगा, मतलब आपको किसी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे आप सेक्शन ऑफिसर के नीचे काम करेंगे। यानी कि आपको जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन देगा, आपका वर्क एलोकेशन होगा वो सेक्शन ऑफिसर के थ्रू होगा। तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में आपको जो मेनली काम है वो दिया जाएगा ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग का। जैसे कि आपको कोई लेटर दे दिया गया, उसको आपको टाइप करके लाना है। कुछ मैटर उन्होंने हाथ से लिख दिया, वो आपको टाइप करके लेटर के फॉर्म में उनको पुटअप करना है। धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो आपको डायरेक्ट जो कहीं से लेटर जिसका रिप्लाई बनवाना होगा उनको, या कोई रिपोर्ट्स वगैरह उनको बनवानी होगी, तो सीधे आपसे धीरे धीरे ड्राफ्ट करवाने लग जाएंगे। मतलब धीरे धीरे आप पे वर्कलोड दिया जाएगा जैसे जैसे आपकी स्किल वहाँ पे डेवलप होती जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, जैसे जो भी आपके सेक्शन में कुछ फाइल्स, लेजर्स वगैरह यानी रजिस्टर्स वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी होगी। हो सकता है आपको डिस्पैच वगैरह भी कुछ चीज़ें करनी पड़ जाए, क्योंकि कुछ डाक वगैरह है वो आपके किसी दूसरे सेक्शन में या फिर दूसरे ऑफिस में कहीं भी अगर भेजनी होती है तो उसको डिस्पैच वगैरह करने का आपको काम वहाँ पर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो एएफएचक्यू डिपार्टमेंट है 5 डेज वर्किंग है। सैटरडे संडे आपका हॉलीडे रहेगा और जो आपकी ऑफिस टाइमिंग है वो रहेगी 9 to 5:30। इस बीच में आपको आधे घंटे का ऑफिशियली आधे घंटे का रेस्ट आपको मिलता है, 1 से 1.5 या फिर 1.5 से 2। बट अनऑफिशियली या फिर आप मान सकते हैं कि 1 से 2 1 घंटे का लंच टाइम आपको यहाँ पे करने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि है प्रमोशन एस्पेक्ट। क्योंकि जब भी कैंडिडेट कोई डिपार्टमेंट को चूज करता है, कोई डिपार्टमेंट को प्रेफर करता है और वो चाहता है कि इस डिपार्टमेंट में मुझे लंबे टाइम तक रहना है, यानी कि एंटायर सर्विस मुझे इसी डिपार्टमेंट में अगर निकालनी है, तो प्रमोशन एस्पेक्ट वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको कंसीडर करके किसी डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहिए आई थिंक। तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में अगर प्रमोशन एस्पेक्ट की बात करें तो जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं एज एन एलडीसी, उसके बाद 3 से 4 साल में आपको यूडीसी बना दिया जाता है, यानी कि एसएसए आपको बना दिया जाता है। उसके बाद आपको अगले 8-9 साल में, मतलब 8-9 से लेकर 10 साल भी लग सकते हैं, उसमें आपको तब तक आप एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक पहुंच जाते हैं। यानी कि टोटल आप 12-13 साल में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 12-13 साल में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो अगर विदाउट एग्ज़ाम प्रमोशन की बात
की जाए तो इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन बुरे नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं। अगर बाकी डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो आपको एलडीसी से यूडीसी तक जाने यानी जेजेएसए एसएसए तक जाने में भी आपको 8-9 साल बड़े आराम से लग सकते हैं। तो यहाँ पे आप 12-13 साल में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपका अगला जो प्रमोशन होगा वो सेक्शन ऑफिसर होगा, और आई थिंक मतलब आपकी रिटायरमेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर उससे ऊपर एक जो लेवल होता है वहाँ पे आपकी रिटायरमेंट आपकी हो जाएगी। इससे ऊपर आपको नहीं प्रमोट किया जाएगा। और जो टोटली प्रमोशन होते हैं ये डिपेंड करते हैं, जहाँ भी वैकेंसी जितनी अराइज होती है उससे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 5-6 साल का एक ऐसा स्लैब आता है जहाँ पे प्रमोशन बिल्कुल नहीं होते हैं, काफ़ी स्लो हो जाते हैं। उसके बाद जब कुछ रिटायरमेंट्स आते हैं या फिर डिपार्टमेंट एक्सपेंड करता है तो वैकेंसी जनरेट होती हैं, तो प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं। तो ये हर पर्सन का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है डिपार्टमेंट्स में कि किसी को प्रमोशन थोड़ा जल्दी मिल जाए और किसी को 1-2 साल एक्स्ट्रा वेट करना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में सैलरी के बारे में, क्योंकि आखिरकार हम किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन तो सैलरी के लिए ही करते हैं। तो जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, लेवल 2 की आपकी जॉब रहेगी, यानी कि आपकी ग्रेड पे 1900, बेसिक पे जहाँ पे आपकी 19,900 रहेगी। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है जहाँ पे डीए में 34% करके इस सैलरी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपकी जो ग्रोस सैलरी रहेगी 35K के आसपास रहेगी, और आफ्टर डिडक्शन आपकी सैलरी 30 के आसपास बड़े आराम से आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट को क्यों चूज करना चाहिए। कुछ इस डिपार्टमेंट के बारे में 4-5 पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपको इस डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे बाकी डिपार्टमेंट के मुकाबले में। पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कंसीडर करके आपको इस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहिए, वो है कि आपकी पूरी जो सर्विस है वो दिल्ली में होने वाली है। तो जिनको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, बहुत सारे ट्रांसफर्स जिनको नहीं देखने हैं, एक जगह पर स्टेबल होकर रहना है, वो इस डिपार्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑफिस अच्छा है। जिनको अच्छे ऑफिस चाहिए, किसी को पसंद है चमक दमक वाले ऑफिस, तो ऑफिस का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे आपके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम जुड़ेगा, क्योंकि आप रक्षा मंत्रालय के अंडर में हैं, तो डिफेंस के साथ में काम करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, थोड़ी सी सोशल रेस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको अगर लगती है थोड़ी इंपॉर्टेंट, तो आप इस डिपार्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं ज़रूर से। दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर आपको और ऑफिस के बीच में अच्छे से बैलेंस बना पाए तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। टोटल जो आपकी जॉब है वो डेस्क जॉब रहने वाली है, आपको फील्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, तो आप अपनी जॉब और फैमिली के बीच में अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है जहाँ पे हम आगे की स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर पाएँ और आगे की स्टडी कर पाएँ। ठीक है, आगे की स्टडी के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाएँ। तो यहाँ पे जैसे कि डेस्क जॉब है, और जब आप एक बार आपका काम अच्छे से समझ जाएंगे तो वो काम आप बहुत बड़े आराम से 2-3 घंटे में आप दिन में निपटा सकते हैं। और कोशिश करके देखिए, काम हमेशा आता रहता है, बस कोशिश करके आप 2-3 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे बड़े आराम से टाइम निकाल सकते हैं आपकी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए। जो आपके स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन वैसे डिपेंड करता है, बट मेनली आपके स्टाफ है वो कोऑपरेटिव होता है, वो सपोर्ट करते हैं आपको पढ़ के आगे कहीं भी फर्दर जॉब, और आगे टाइम देते हैं थोड़ा सा पढ़ने के लिए, आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर आपको एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए टाइम निकाल पाएँ, तो AFHQ इन डिपार्टमेंट्स में से एक है, ये आपको ज़रूर से चूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में। वैसे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट फिर भी हो सकता है किसी बंदे के लिए वो नेगेटिव पॉइंट हो। पहला नेगेटिव पॉइंट है कि आप इस डिपार्टमेंट में स्मार्टफोन लेके नहीं जा सकते हैं। देखिए, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली इस डिपार्टमेंट में स्मार्टफोन अलाउड नहीं है। जो आपको एक छोटा फ़ोन कीपैड वाला लेना पड़ेगा, वो भी विद परमिशन आपको लिखवाना पड़ेगा कि मैं ये वाला फ़ोन, आपकी आईडी कार्ड में ये चीज़ लिखी जाएगी कि ये बंदे ने ये वाला फ़ोन होल्ड कर रखा है। स्मार्टफोन ले जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है AFHQ डिपार्टमेंट में। तो अगर आपको स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप स्मार्टफोन को छोड़ नहीं सकते, तो इस बात को एक बार ज़रूर से सोच लेना कि आप इस चीज़ से मतलब आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। दूसरा, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर हैं उनके जो ऑफिशियल हैं, वो जो मतलब आपके हायर ऑफिसर हैं जिनके नीचे आपको काम करना है, वो कैसे होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, AFHQ डिपार्टमेंट में आपको मेनली जो आपके ऑफिसर हैं वो डिफेंस पर्सनल्स के नीचे काम करना पड़ता है, यानी कि आर्मी के जो बंदे होते हैं उनके नीचे काम करना पड़ता है। हो सकता है आपके ASO और सेक्शन ऑफिसर तक आपको सिविलियन ऑफिसर मिल जाए, बट हायर रैंक पे आपको कहीं ना कहीं डिफेंस पर्सनल बंदे दिखाई देंगे और उन्हीं के नीचे आपको काम करना पड़ेगा।
और थोड़ी सी दिक्कत उनके साथ ये होती है क्योंकि आर्मी वो आदी होते हैं आर्मी के डिसिप्लिन के, और सिविलियन बंदा उनके अंडर में काम करने में थोड़ा सा मतलब असहज महसूस करता है या फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सपोर्ट नहीं करते और वो बहुत बेकार होते हैं, बट हाँ कभी कभी इस चीज़ से आपको सफ़र करना पड़ सकता है। आपको लग सकता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आर्म फोर्सेज के जो पर्सन होते हैं उनके अंडर में काम करने में। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बात थोड़ी सी माइंड में रखें और उस हिसाब से आपका डिसीजन लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स इस डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ को लेके भी हम अपने डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं, उसी हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को ऊपर नीचे प्रेफर करना भी चाहिए। इस डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स मेडिकल फैसिलिटी अगर हम बात करें तो CGHS मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। वैसे ये फैसिलिटी सिर्फ AFHQ डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए एक हेल्थ स्कीम है, मतलब सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को CGHS की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इस डिपार्टमेंट में भी वो आपको मिलेगी। अब बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि हम आर्मी हॉस्पिटल वगैरह में इलाज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। देखिए वो नहीं करा सकते हैं। जो आर्मी हॉस्पिटल में इलाज कराने वाली फैसिलिटी है वो सिर्फ आर्म फोर्सेज पर्सनल्स को ही मिलती है, डिफेंस सिविलियंस को नहीं मिलती है। इसके बाद में फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं CST कार्ड के बारे में। हाँ अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एम्प्लॉई हैं, आप डिफेंस सिविलियन हैं, तो आपको CST कार्ड मिलेगा ग्रोसरी परचेज करने के लिए। अब इसके बाद में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर हम लिकर खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। तो भाई नहीं, आप इस डिपार्टमेंट में मतलब जो आपको CST कार्ड मिलेगा उससे सिर्फ आप ग्रोसरी आइटम खरीद सकते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए, वो सारी चीज़ें आप इस कार्ड से खरीद सकते हैं। लिकर आप इस कार्ड से नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ डिफेंस पर्सनल को मिलता है, जिससे कि वो लिकर डिस्काउंट रेट पर वो खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं वहाँ पर दे पाऊँ, और अगर आपको कुछ डीप में कुछ पूछना है या कमेंट में आपका रिप्लाई में नहीं कर पाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू कि फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।